नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में पिछले मिनी मैराथन में क्या किया था, वहां पर हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आज के वीडियो के साथ ही आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप इसे आज ही खत्म करेंगे देखकर, क्योंकि यहाँ पर आपका 1.5 से 2 घंटे का वीडियो होने वाला है और इसे देखकर कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, आप इसे एक बार रीड कर लेंगे, आप पूरा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इसमें, और आप अपना एग्जाम अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी मतलब आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अभी बात करने वाले हैं हम कॉर्पोरेट मीटिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर हो जाता है कॉर्पोरेट मीटिंग। इसमें बहुत सारे डेटा है, उस डेटा को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे कि आपको पता होगा, एमसीक्यू में ज्यादातर डेटा ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको डेटा तो याद होना ही चाहिए, जितने भी इसमें डेटा दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि बता दें आपको, यहाँ पर कॉर्पोरेट मीटिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको समझ में आएगा। बट हाँ, यहाँ पर क्या है कि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं है, तो कुछ पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपका उसका लॉजिक नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे कि हर चीज़ का लॉजिक होता है, ठीक है, हर चीज़ पढ़ने का लॉजिक होता है, बट कुछ चीज़ों का आपको लॉजिक नहीं मिल पाएगा। इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि पूरा पूरा आपके सिलेबस में बहुत चीज़ है जो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ से अच्छे से जैसे बता रहे हैं हम, वैसे आपको करते चलना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं कॉर्पोरेट मीटिंग का चैप्टर, जो है हमारा यूनिट 5। दोस्तों, कॉर्पोरेट मीटिंग, आपको इस इमेज को देखकर समझ में आ रहा होगा एक कॉर्पोरेट का मीटिंग कैसे होता है। जैसे कि आपको बता दें कि हर कंपनी को अपना एक साल में एजीएम करना होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। यानी कोई भी कंपनी है तो उसको क्या करना पड़ता है, एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसी तरह का एनुअल जनरल मीटिंग हो जाए। मान लीजिए रिलायंस कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग करना है, ठीक है, तो उसमें हर साल एक ऐसा मीटिंग होता है जिसमें जितने भी शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के, वो सभी लोग क्या करेंगे, उस मीटिंग में आएंगे और यहाँ पर अपना वोटिंग करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी अभी चलता है, लेकिन यहाँ पर वो मीटिंग में भी जा सकते हैं फिजिकली। ठीक है, वहाँ हर चीज़ का इंतजाम रहता है, खाने पीने का भी इंतजाम रहता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। मुंबई में जनरली एजीएम होता है यहाँ पर आपका रिलायंस कंपनी का, तो इसी तरह कुछ एजीएम होता है जिस तरह आपको इस तरह फोटो में दिख रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह यहाँ पर हॉल में एजीएम होता है, बड़े जगह पे एजीएम होता है। आप देखते भी होंगे, यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं कि रिलायंस का एजीएम कैसा है। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब में जाके। तो रिलायंस का एजीएम कुछ इस तरह से होता है, बट रिलायंस के एजीएम का फोटो नहीं है, एक किसी मतलब फॉरेन कंपनी का एजीएम है। ठीक है, तो उसका फोटो दिया हुआ है। तो कुछ इसी प्रकार से आपका कॉर्पोरेट मीटिंग होता है। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर जो कॉर्पोरेट मीटिंग है, इसमें सबसे पहले हम जो मीटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि है सेक्शन 96। आपको इसका सेक्शन ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि एजीएम का सेक्शन क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 96 कोट करके आना होगा। कोट करके आना होगा मतलब टिक करके आना होगा। ठीक है, तो आपका सेक्शन 96 जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग का होता है। तो आइए देखते हैं एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है। एनुअल जनरल मीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट एनुअल इवेंट where the member gets an opportunity to discuss the activity of the company। यहाँ पर जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया, यहाँ पर जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें क्या होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर को हम मेंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी मेंबर होते हैं वो मेंबर क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप यहाँ पर आकर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ चीजें यहाँ पर आकर उसका माहौल भी देख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 96 प्रोवाइड दैट कंपनी अदर देन 1 पर्सन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जितने भी कंपनी है इंडिया में, हर कंपनी को यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग करने की आवश्यकता होती है साल में एक बार। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि एनुअल है, तो एनुअल है तो मतलब एक बार ही होगा। ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है वो हर कंपनी को साल में एक बार करना होता है। बट यहाँ पर एक कंपनी को छोड़ के, वो है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी इसलिए एजीएम नहीं करेगी क्योंकि उसमें एक ही इंसान होता है, और एक ही इंसान होता है तो क्या एजीएम करेगा, वो अपने से सब कुछ लिख लेगा। ठीक है, तो उसको एजीएम करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मतलब लॉजिकल है, इसमें नहीं लिखा रहता तो भी हम मानते हैं कि एजीएम वो नहीं कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर जो ओपीसी है वो एजीएम नहीं कर सकता है। तो आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपनी है जो जिसको एजीएम करने की आवश्यकता नहीं है, एनुअल जनरल मीटिंग रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, secretarial standard to provide that board shall every year convene or authorize convening of the meeting of its member called the annual general meeting to transact item of the ordinary business especially required to be transacted at the annual general meeting as well as special business। आपको ये लाइन अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, ये आपका सेक्शन 114 में समझेंगे इसको। ठीक है, इसलिए आपको ये लाइन समझ में नहीं आएगा, अभी हम इसे आगे समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको एजीएम से रिलेटेड एक 5 स्टार टॉपिक दिखेगा। इस टॉपिक में आपको यहाँ पर जो एमसीक्यू है वो बहुत ज्यादा चांस है बनने का। यहाँ पर डेट है और टाइम लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, वो हेल्ड कब करना होता है। मान लीजिए हमारा कंपनी है, तो उस कंपनी में जो एनुअल जनरल मीटिंग होंगे उसका टाइम लिमिट क्या होगा, कब हमें उस ऑर्गेनाइज करना है उस मीटिंग को, कब रखना है उस मीटिंग को, तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो बताया गया है
फॉर फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इस ब्रैकेट में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो पहला एजीएम होता है वो विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, वहां से 9 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, हमारा पहला एजीएम हो जाना चाहिए। यानी किसी भी कंपनी का जो फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हुआ है, फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हुआ है तभी तो पहला एजीएम होगा ना उसका। अगर मान लीजिए कोई नया नया कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, ठीक है, और उसका फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहा है 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो वहां से उसको 9 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, यहाँ पर जो पहला मीटिंग यानी पहला एनुअल जनरल मीटिंग है उसे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हेल्ड कर लेना है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन की। तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी 9 महीने के अंदर यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग को यहाँ पर कंडक्ट नहीं कर पा रही है, तो क्या उसे कोई एक्सटेंशन मिलेगा? तो जी नहीं, यहाँ पर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई एक्सटेंशन उसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई आपका पहला एजीएम का। पहला एजीएम कौन करेगा? जो नया नया कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा, तो उसी के लिए पहला एजीएम होगा। ठीक है, अब मानते हैं यहाँ पर जैसे रिलायंस कंपनी है, ठीक है, तो वो तो पुराना एजीएम, वो तो पुराना कंपनी है, वो तो बहुत सालों से एजीएम करते आ रही है, तो उसके लिए डेट क्या होगा एजीएम का? तो यहाँ पर बताया गया है कि एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। जैसे ये तो सबको पता है कि एनुअल मीटिंग है तो हर कैलेंडर ईयर में यहाँ पर क्या होगा, हेल्ड होगा ही होगा। ठीक है, शुड बी हेल्ड विद इन 6 months, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। यानी जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी 31 मार्च जो क्लोजिंग ईयर है, क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर है, वहां से 6 महीने के अंदर अंदर जो यहाँ पर सब्सिक्वेंट एजीएम है, यानी पहला एजीएम छोड़कर उसके बाद का जो एजीएम होता है वो 6 महीने के अंदर अंदर हेल्ड होना चाहिए। कहां से? फाइनेंशियल ईयर एंड होने, जैसे जहां पर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वहां से 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो है सब्सिक्वेंट एजीएम क्या हो जाना चाहिए, हेल्ड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरह के एजीएम है, एक है पहला एजीएम और दूसरा है सब्सिक्वेंट एजीएम। यानी जो पहला एजीएम हेल्ड होगा, जो कंपनी फर्स्ट एजीएम अपना हेल्ड करेगी, वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 महीने के अंदर अंदर कर लेगी, यहाँ पर कोई एक्सटेंशन अलाउड नहीं होगा। बट यहाँ पर जो सब्सिक्वेंट एजीएम है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है, और जो दो मीटिंग के बीच में जो गैप होगा वो 15 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमसीक्यू के लिए। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जो गैप बिटवीन द 2 एनुअल जनरल मीटिंग शैल नॉट एक्सीड 15 months। आइए इसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 1/6/2022 को, यानी 1 जून 2022 को आपने एजीएम हेल्ड किया। मान लीजिए रिलायंस का जो एजीएम है वो 1 जून 2022 को हेल्ड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगले साल जो है एजीएम हेल्ड होगा, यानी जो 2023 में जो एजीएम हेल्ड होगा, वो यहाँ पर आपका जो इस फाइनेंशियल ईयर जो है इसका एंड से 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, यानी जो एंड होगा वो 31 मार्च 2023 को होगा एंड। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर वहां से 6 महीना, ठीक है, वहां से 6 महीने के अंदर होना चाहिए हेल्ड। मतलब अगर हम बोले तो यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, यानी 30 सितंबर तक यहाँ पर आपका जो एजीएम है वो हेल्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि 30 सितंबर तक जो गैप है वो कितना हो रहा है, 1 जून 2022 से लेकर यहाँ पर 30 सितंबर 2023 तक। ठीक है, इसको हमें गैप देखना पड़ेगा। अगर गैप 15 महीने से ज्यादा है तो फिर दिक्कत है, अगर 15 महीने से कम है तो फिर सही है। ठीक है, तो यही आपको बताने वाले थे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना ध्यान रखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो सब्सिक्वेंट एजीएम है वो 6 महीने के अंदर अंदर कंडक्ट हो जाना चाहिए। कहां से 6 महीना काउंट करेंगे? वो करेंगे क्लोजिंग ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है वहां से जो क्लोजिंग हो रहा है वहां से हम 6 महीने काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन है, जो दो गैप होगा 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, तो 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी 2022 में अगर हम यहाँ पर 1/6/2022 को अगर मीटिंग हेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से हम 15 मंथ काउंट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अंदर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एजीएम जो है वो यहाँ पर हेल्ड हो जाना चाहिए, यानी यहाँ पर कंडक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पर बात बोला जा रहा है, सिंपल सा। ठीक है, आपको 2 कंडीशन यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 6 महीने के अंदर यहाँ पर सब्सिक्वेंट एजीएम कंडक्ट होगा और 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा। ठीक है, 2 एजीएम के बीच में। ठीक है, एक्सटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है वो यहाँ पर 3 महीने का एक्सटेंशन कितना दे सकता है? 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है। ठीक है, तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन भी यहाँ पर मिल सकता है। बट हाँ, फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन नहीं था क्योंकि वहाँ पर 9 महीना पहले से ही दे रहा था। ठीक है, बट यहाँ पर 6 महीना दे रहा है, तो यहाँ पर 3 महीने का एक्सटेंशन भी दे रहा है, यानी टोटल यहाँ पर भी 9 महीना हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ आप देख सकते हैं, बट ये नोट आपके काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिस्टेड कंपनी के लिए है। बट एक बार देख लेते हैं। Additionally, for the listed entities, SEBI provide that top 100 listed entity by market capitalization determined as on March 31st of every financial year shall hold their annual general meeting within the period of 5 months from the date of the closing of financial year। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैसे कि हमने नॉर्मल कंपनी के लिए बता दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर क्या होना चाहिए, मीटिंग होल्ड हो जाना चाहिए, सब्सिक्वेंट मीटिंग। बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है
कि जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी है, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी का यहाँ पर आपको नाम मिल जाएगा। जो कंपनी लिस्टेड है वो टॉप 100 जो लिस्टेड कंपनी है उसको जो यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करना है वो हेल्ड करना है विद इन 5 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यानी जो 6 महीने का टाइम लिमिट था यहाँ पर 5 महीने का टाइम लिमिट हो जा रहा है। किसके लिए? टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी के लिए। यानी हम रिलायंस का जो एग्जांपल ले रहे थे उसमें आपको 5 महीने के अंदर अंदर ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस टाइम लिमिट को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टाइम लिमिट ही ध्यान रखना है। ठीक है, यही आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर देखते हैं यहाँ पर हमारा डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग जो होल्ड करेंगे उसका डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा, ये 3 चीज लिखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर हम पूरा चार्ट बना के दिए हैं। ठीक है, डेट क्या होगा? डेट होगा एट एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। किसी भी दिन आप जनरल मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। जो एजीएम है आपका, एनुअल जनरल मीटिंग है, वो किसी भी दिन होल्ड हो सकता है एक्सेप्ट हॉलीडे। ठीक है, यानी नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अगर कोई नेशनल हॉलीडे है तो उस दिन आपका एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो सकता। ठीक है, टाइम की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, और बिजनेस आवर क्या होता है? 9 AM to 6 PM। तो आपसे एग्जाम में अभी पूछा जा सकता है कि बिजनेस आवर क्या होता है? 9 AM to 6 PM। ठीक है, तो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है? एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करना होता है। ठीक है, प्लेस की बात करते हैं तो एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन, विलेज इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे रिलायंस कंपनी का रजिस्टर ऑफिस मुंबई में है। ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग जो होगा मुंबई में हेल्ड होगा। ठीक है, रजिस्टर ऑफिस के पास हेल्ड होगा, रजिस्टर ऑफिस पे हेल्ड होगा। ठीक है, लेकिन अगर रजिस्टर ऑफिस पे हेल्ड नहीं हो रहा है तो उसी सिटी में यानी मुंबई में ही किसी और जगह, किसी और टाउन, किसी और विलेज में होगा। ठीक है, यानी सेम सिटी, टाउन, विलेज होना चाहिए। ठीक है, कोई दूसरा प्लेस में भी हो सकता है, मुंबई में कहीं और भी हो सकता है, बट उसी सिटी में होगा, यानी मुंबई में ही होगा, उसी टाउन में होगा, उसी विलेज में होगा। ठीक है, यानी आप ऐसा नहीं है कि मुंबई में रजिस्टर ऑफिस है, आप कोलकाता में आके यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered टू exempt एनी कंपनी फ्रॉम दिस प्रोविजन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट में इम्पोज। इसका मतलब क्या हुआ? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, वो जितने भी 3 कंडीशन हमने ऊपर बताया आपको, डेट, टाइम और प्लेस का, इसमें से तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन यहाँ पर छूट दे सकती है किसी भी कंपनी को, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। यानी गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट को यहाँ पर मतलब अथॉरिटी दिया गया है कि आप किसी भी कंपनी को इस प्रोविजन से एग्जेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसे इस प्रोविजन को लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर गवर्नमेंट बोल दे कि आपको इसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है तो। ठीक है, इन केस ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन केस ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी, in case of the section 8 company, the time, date and place of the AGM are decided upon beforehand by board and having a regard to the director if any given in the regard to the such company in general meeting। इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 8 कंपनी में जो टाइम, डेट एंड प्लेस होता है एजीएम का, वो डिसाइड होता है अपन बिफोरहैंड बाय द बोर्ड हैविंग अ रिगार्ड टू द डायरेक्टर इफ एनी गिवन इन द रिगार्ड बाय सच कंपनी इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, नॉर्मल सा है। फिर बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनी मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर इन एडवांस। ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि थोड़ा सा बता भी देते हैं आपको यहाँ पर। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी, जो अनलिस्टेड कंपनी है उसका एनुअल जनरल मीटिंग जो होने वाला है, मान लीजिए हम तो लिस्टेड कंपनी पर बात कर लिए, यहाँ पर जो अनलिस्टेड कंपनी है उसका एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो हेल्ड हो सकता है किसी भी प्लेस में इंडिया में। जो इंडिया में किसी भी प्लेस में, यानी जो आपका रजिस्टर ऑफिस मान लीजिए मुंबई में है, आप कोलकाता में आके भी हेल्ड कर सकते हैं आपका अपना एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, बट बशर्ते यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर जितने भी आपके कंपनी के मेंबर हैं उनका यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कंसेंट लेना पड़ेगा, उनका राय लेना पड़ेगा। ठीक है, वो भी यूनानिमसली लेना पड़ेगा, यानी ऑल मेंबर का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1-2 मेंबर से लेने से नहीं होगा, यानी ये भी इम्पॉसिबल ही देखा जाए तो, क्योंकि सारे मेंबर का कंसेंट मिलना आसान नहीं होता है। 100% मेंबर अपना कंसेंट दे ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर जो रजिस्टर ऑफिस है या फिर उसी टाउन विलेज के अंदर होता है एजीएम। ठीक है, तो यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर जो सिटी, टाउन, विलेज है रजिस्टर ऑफिस का, उसके बाहर एजीएम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अनएनएमस अप्रूवल आसान नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए लेना। ठीक है, इवन वो अनलिस्टेड कंपनी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आइए यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। हो सकता है कि आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, हम फास्ट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ रिवीजन है, ये तो आपका रेगुलर लेक्चर है नहीं, तो ठीक है रिवीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फास्ट होगा और आपके लिए भी जरूरी है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत दूर है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको भी फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप इसे बार बार रिवाइज कर पाएंगे अपने से। ठीक है, जैसे कि आपको हमने ऊपर बताया था कि यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्ट होते हैं, स्पेशल बिजनेस और यहाँ पर एक और बिजनेस था। ठीक है, तो 2 बिजनेस के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी बात करने वाले हैं स्पेशल बिजनेस कौन कौन से होते हैं, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में ही होते हैं। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में ही इसका डिस्कशन होता है। दोस्तों यहाँ पर जनरली जो 2 तरह के बिजनेस को समझना होता है, एक होता है स्पेशल बिजनेस, दूसरा होता है यहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर जो 4 बिजनेस आपको दिख रहा होगा,
जैसे कि आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो आपको 4 बिजनेस दिख रहा होगा, इन चारों बिजनेस जो है ये क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। ये चारों जो बिजनेस आपको दिख रहा होगा ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, ठीक है। ये चारों बिजनेस जो है आपका हर एनुअल जनरल मीटिंग पे डिस्कस होता है, ठीक है। क्या होता है, हर एनुअल जनरल मीटिंग पे डिस्कस होता है, यानी हर एजीएम पे ये चारों बिजनेस डिस्कस होता है, ठीक है। इन चारों के अलावा अगर कोई बिजनेस डिस्कस हो रहा है, यानी कोई डिसीजन डिस्कस हो रहा है, कोई भी यहाँ पर प्लान डिस्कस हो रहा है, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस। उसे हम बोलेंगे स्पेशल बिजनेस। और जब बात आती है स्पेशल बिजनेस की, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर को हमें एक एक्सप्लेनेटरी नोट्स देना पड़ता है, ठीक है। तब जाके हमारा स्पेशल बिजनेस कंडक्ट हो पाता है। यानी सिंपल सा बोले तो जो 4 आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, इससे बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस। ये हर हाल में आपका एनुअल जनरल मीटिंग पे इसको डिस्कस किया जाएगा। यानी रिलायंस का मान लीजिए आपका एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है, तो उसमें देखा जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कंसिडर किया जाएगा कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे चल रहा है। रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर, ऑडिटर और डायरेक्टर का जो बोर्ड रिपोर्ट है, बोर्ड रिपोर्ट देखा जाएगा, ऑडिटर का रिपोर्ट देखा जाएगा, इस सबको लेकर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर से डिविडेंड डिक्लेयर होगा। मान लीजिए कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, अपने मेंबर को डिविडेंड देना चाहती है, तो इसका डिक्लेरेशन जो होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग पे होगा। फिर बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग डायरेक्टर, यानी जो डायरेक्टर रिटायर होते हैं उनका जगह कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है तो भी एजीएम पे होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, अगर कोई ऑडिटर का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा है और उसका रेम्यूनरेशन को फिक्स करना है, तो इसका भी डिसीजन जो है वो डिस्कस होगा यहाँ पर एजीएम पे, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग पे, ठीक है। तो ये 4 बिजनेस हैं जो यहाँ पर एजीएम पे डिस्कस होंगे, ठीक है। इस बिजनेस के अलावा अगर कोई दूसरा बिजनेस डिस्कस होता है तो हम उसे बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। क्या बोलते हैं, स्पेशल बिजनेस, ठीक है। इस बिजनेस के अलावा, यानी 4 जो बिजनेस दिख रहा है आपको, इसके अलावा अगर कोई भी बिजनेस डिस्कस होता है, यानी कोई भी डिसीजन, कोई भी यहाँ पर प्लान डिस्कस होता है, तो उसे बोलते हैं हम स्पेशल बिजनेस। क्या बोलते हैं, स्पेशल बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल बिजनेस उसे बोलते हैं। आपको नाम याद होना चाहिए, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। इन 4 नामों को ऑर्डिनरी बोलते हैं, और इन 4 के अलावा कोई भी डिसीजन हो, कोई भी प्लान हो, उसे अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं मीटिंग पे, तो उसे हम बोलते हैं स्पेशल बिजनेस, ठीक है। आइए इसे एक बार रीडिंग देकर समझते हैं। ऑल अदर बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर द स्पेशल बिजनेस, ठीक है। जितने भी यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्ट होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग पे, वो सभी ऑर्डिनरी बिजनेस 4 हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्पेशल बिजनेस है, ठीक है। तो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है देख लेते हैं। द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर, इसका मतलब हम समझा दिए आपको। डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, आपको भी पता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर रिटायर होगा उसके जगह पे कोई किसी दूसरा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, तो इसका भी डिस्कशन जो होगा इसी मीटिंग पे होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, ठीक है, इसका भी यहाँ पर डिस्कशन एजीएम पे होता है। यानी ये जो 4 बिजनेस हैं ये आपका क्या है, यहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बिजनेस है, तो यहाँ पर कोई भी प्लान है, कोई भी डिस्कशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर आपका स्पेशल बिजनेस हो जाएगा। अकॉर्डिंगली अबव मेंशन 4 बिजनेस आर ऑर्डिनरी बिजनेस। जो ऊपर 4 बिजनेस जो मेंशन है वो क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस। रेस्ट शैल बी डीम्ड टू बी स्पेशल बिजनेस, जो बचा उसे मान लेंगे कि वो स्पेशल बिजनेस है। Explanatory statement is not required for transacting any item of the ordinary business, and all the business except the specified above shall be deemed as a special business. At an AGM, in case of the meeting other than AGM, all the business shall be deemed to be a special business, and explanatory statement must be annexed to the notice of the transacting every item of the special business. कुछ भी समझ में नहीं आया, सब ऊपर से किया, अभी बताते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 4 बिजनेस है वो तो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब भी ये सब बिजनेस कंडक्ट करते हैं, जब भी ये सब प्लान हम डिस्कस करते हैं मीटिंग पे, तो उससे पहले हम क्या करना पड़ता है, हमें नोटिस देना होता है। किसको नोटिस देना होता है, शेयर होल्डर को। क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर को नोटिस देना होता है कि आपको यहाँ पर हमारे मीटिंग में अटेंड करने के लिए आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस का डिस्कशन होगा, तो यहाँ पर नोटिस ही सिर्फ दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब यहाँ पर इन 4 बिजनेस जो दिया है उसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस डिस्कस करना है यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर शेयर होल्डर को नोटिस के साथ साथ एक चीज और अटैच करना पड़ता है, उसे बोलते हैं हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ठीक है। तो इसे अटैचमेंट करना पड़ता है, उसमें बताना पड़ता है कि आप कौन कौन से बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं, किस मैटर पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वहां पर एक एक्सप्लेनेटरी नोट्स देना पड़ता है स्पेशल बिजनेस के लिए। तो आपको इतना ही बात ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि हमने रेड में हाईलाइट करके दिया है, आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको एमसीक्यू में उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इस स्लाइड पे भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों फिर यहाँ पर आ गया है पेनल्टी के बारे में। तो पेनल्टी तो आपको याद करना है, इसमें कुछ समझने वाली है नहीं, आप याद कर लीजिएगा। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग अगर करने में डिफॉल्ट करते हैं, जो हमने ऊपर टाइम लिमिट दिया है उस टाइम लिमिट के अंदर नहीं करते हैं, तो उस पर पेनल्टी क्या होगा ये यहाँ पर बताया गया है। तो पनिशेबल विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, और यहाँ पर बोला गया है इन केस ऑफ द कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट विद फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज फॉर ईच डे। यहाँ पर सिंपल सा क्या बोला गया है कि जो आप अगर कोई भी कंडक्ट करने में मीटिंग कंडक्ट करने में यहाँ पर
मतलब डिफॉल्ट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने में, तो आपका जो फाइन होगा वो पनिशबल होगा विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए तक आपको फाइन लग सकता है। और अगर आप कंटिन्यू डिफॉल्ट कर रहे हैं तो 5,000 रुपया पर डे भी लग सकता है। ठीक है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। नीचे वाला फाइन आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी नहीं बनेगा। हमने रेड यहाँ पर हाईलाइट किया, इतना ही आपको करना है, ठीक है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक और 5 स्टार टॉपिक आ गया है। इस टॉपिक को भी आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि इसे भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो नोटिस का बात किया गया है यहाँ पर, वो दिया गया है आपका यहाँ पर सेक्शन 101 के अंदर, ठीक है। तो आपका इसका भी सेक्शन ध्यान रखिएगा कि 101 के अंदर बात किया गया है यहाँ पर नोटिस ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का जो नोटिस है उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये बात किया गया है 101 में, ठीक है, सेक्शन 101 में। तो जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी क्या होता है, आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले बता दें कि जब कभी भी हम मीटिंग हेल्ड करेंगे, इतना देर से हम एजीएम के बारे में बात कर रहे थे, तो जब हम एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करेंगे उसका नोटिस क्या होगा। मान लीजिए आप किसको बुलाएंगे, अपने शेयर होल्डर को बुलाएंगे, अपने मेंबर को बुलाएंगे, तो मेंबर को बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इन्विटेशन देना पड़ता है, कार्ड देना पड़ता है। मान लीजिए आप शादी कर रहे हैं घर में, ठीक है, तो किसी को कार्ड दीजिएगा, बुलाइएगा, तभी ना वो आएगा। तो उसी तरह कंपनी क्या करती है, लोगों को इन्वाइट करती है, लोगों को मतलब यहाँ पर अपने मेंबर को इन्वाइट करती है, तब तो वो लोग आएंगे ना। तो एक क्या जाता है, उनके पास एक इन्विटेशन कार्ड जाता है, समझिए कि सिंपल से एग्जाम्पल के रूप में, मतलब एक नोटिस जाता है। वो नोटिस को पढ़कर वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जनरल मीटिंग को अटेंड करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली करें या फिर यहाँ पर फिजिकली करें, वो उनके ऊपर है, ठीक है, मतलब उनका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका टाइम लिमिट दिख रहा है, यहाँ पर जो नोटिस जाता है वो कम से कम 21 दिन एडवांस में नोटिस जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में शादी है यहाँ पर, ठीक है, तो शादी के 7-8 दिन पहले नोटिस जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी मान लीजिए जिस दिन मीटिंग है उसके 21 दिन पहले यहाँ पर क्या जाएगा, नोटिस जाएगा, यानी एडवांस में 21 दिन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, by giving not less than 21 clear days either in writing or through electronic mode in such manner as may prescribed। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जिस दिन आपका एनुअल जनरल मीटिंग है उसके 21 दिन पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, चाहे आप नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली दें या फिर आप फिजिकली दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यानी कम से कम 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। बट इस 21 दिन में आपको काउंट क्या नहीं करना है, डेट ऑफ मीटिंग काउंट नहीं करना है और डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस काउंट नहीं करना है। यानी जिस दिन आप सर्विस को यहाँ पर नोटिस को सर्व कर रहे हैं यानी भेज रहे हैं, उस दिन को काउंट नहीं करना है, ठीक है। और जिस दिन आपका डेट ऑफ मीटिंग है यानी मीटिंग का जो डेट है वो भी आपको काउंट नहीं करना है। इस दोनों डेट को छोड़कर इसके बीच में जो 21 दिन का गैप कम से कम होना चाहिए, ठीक है। यानी नोटिस जब भेज रहे हैं और जो आपका डेट ऑफ मीटिंग है इसके बीच का जो गैप है वो 21 दिन का गैप होगा। क्या होगा, 21 दिन का गैप होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात बता दें कि अगर आप इस नोटिस को अगर पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, अगर किसी डाक के थ्रू भेज रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी 48 आवर का और आपका एक्सटेंशन मिल जाता है। यानी जो 21 दिन का टाइम है वो 23 दिन हो जाता है। कितना दिन होता है, 23 दिन। इसमें भी 2 दिन एक्सक्लूड होता है, जैसे इसमें 21 दिन वाले में बताया कि आपका जो डेट ऑफ मीटिंग है वो भी एक्सक्लूड होगा और जो आपका डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस होगा वो भी एक्सक्लूड होगा। यानी जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हैं उसे भी हम हटा देंगे और जिस दिन आपका मीटिंग है उसे भी हम हटा देंगे। इसको छोड़कर यहाँ पर जो बीच में गैप होगा वो 23 दिन का गैप होगा। अगर यहाँ पर नोटिस हमारा बाई पोस्ट भेजा जा रहा है तो, अगर बाई पोस्ट नहीं है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, फिजिकल मोड से है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपका 21 दिन का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड लाइन देखते हैं, अ जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग द शॉर्टर नोटिस इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट एट सच मीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मीटिंग है उस शॉर्टर नोटिस से भेजा जा सकता है, मतलब जो 21 क्लियर डेज है इससे भी पहले भेजा जा सकता है, ठीक है, मतलब इससे कम पीरियड का गैप देकर भी भेजा जा सकता है। बट इसमें एक कंडीशन है कि आपका 95% का जो मेंबर है आपके कंपनी का उसका कंसेंट लगेगा। तो देखा जाए तो ये मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 95% मेंबर को यहाँ पर आपको कंसेंट दे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ, थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप देख सकते हैं 95% मेंबर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंटाइटल होता है वोट के लिए। इंटाइटल होता बोल रहे हैं मतलब यहाँ पर सिंपल सा बोले कि यहाँ पर 95% जो मेंबर होता है कंपनी का, अगर वो कंसेंट दे देता है तो आपका जो एनुअल जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो यहाँ पर शॉर्टर नोटिस पे इशू हो सकता है। बट हाँ, बशर्ते यहाँ पर 95% ऑफ द मेंबर यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंसेंट देना चाहिए, इन राइटिंग में भी देना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ भी में नहीं चलेगा, मतलब आप नॉर्मल बोल के नहीं बोल सकते, आपको राइटिंग में देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर क्या होगा, नोटिस इशू हो पाएगा, ठीक है। Every notice of the meeting shall specify the place, date and hour of the meeting and shall contain the statement of the business to be transacted at the such meeting। यानी जो नोटिस रहेगा वो एक कागज पे रहेगा, ठीक है, उस कागज में लिखा रहेगा डेट ऑफ मीटिंग क्या है, टाइम ऑफ मीटिंग क्या है, प्लेस ऑफ मीटिंग क्या है, सब चीज़ के बारे में दिया रहेगा। कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्ट होने वाले हैं, अगर कोई एक्सप्लेनेटरी नोट्स है तो भी देना पड़ेगा, अगर स्पेशल बिजनेस कंडक्ट होने वाला है तो, ठीक है, तो सब चीज़ का यहाँ पर उसमें ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग, नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा,
नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। नोटिस किसको किसको जाएगा? आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि नोटिस किसको किसको जाता है। तो यहाँ पर जितने भी कंपनी के मेंबर हैं यानी शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उनको नोटिस जाता है, ठीक है। फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर मेंबर नहीं है तो उनका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि मतलब उसके बदले में कोई दूसरा पर्सन, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन, ठीक है। या फिर एनी डिसीज्ड मेंबर, कोई डिसीज्ड मेंबर है और ए साइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर, और कोई ये साइनी है इंसॉल्वेंट मेंबर का, तो वहां पर भी आप क्या, उसको भी क्या कर सकते हैं, आप नोटिस को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ये साइनी है इंसॉल्वेंट मेंबर का तो उसे भी आप नोटिस दे सकते हैं, और किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हैं। अगर कोई डिसीज मेंबर, मतलब कोई मान लीजिए किसी मेंबर का मृत्यु हो गया, ठीक है, तो उसका जो इंटाइटल होता है शेयर का कौन होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही देंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक राम था, ठीक है, तो राम के पास 100 शेयर था, तो 100 शेयर था, बट उसका किसी कारणवश यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और उसका यहाँ पर मृत्यु हो गया, ठीक है। तो जो राम का यहाँ पर वाइफ है उसको यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाएगा और उसे यहाँ पर नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और उसे यहाँ पर जो क्या बोलते हैं एजीएम में जो यहाँ पर अटेंड करने का यहाँ पर राइट मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर ऑडिटर ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी का ऑडिटर होता है। ऑडिटर का यहाँ पर मतलब कौन है? ऑडिटर का यहाँ पर मतलब है यहाँ पर स्टेटरी ऑडिटर, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं उनको यहाँ पर क्या जाता है? नोटिस जाता है। जो कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी ऑडिट फर्म होती है तो उनको क्या जाता है? यहाँ पर नोटिस जाता है। तो जिस कंपनी का जो ऑडिटर होता है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या जाएगा? उसको क्या जाएगा? नोटिस जाएगा। तो वो भी यहाँ पर क्या करेगा? मीटिंग को अटेंड करेगा। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं उनको भी नोटिस जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग का। तो यहाँ पर 3 लोगों को मेनली नोटिस जाता है, पहला मेंबर को, दूसरा यहाँ पर ऑडिटर को, और तीसरा जाता है डायरेक्टर को, यानी हर डायरेक्टर को, ठीक है। मेंबर में आपको ध्यान रखना है कि अगर मेंबर मर चुका है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट है तो उसके साइनी को जाएगा, ठीक है। आपको ये 3 चीज ध्यान रखना है। आपको इस पेज पे भी पूरा चीज क्लियर हो गया होगा। एनी इंसिडेंटल ओमिशन, लास्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर 5th पॉइंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या बोला गया है? एनी इंसिडेंटल ओमिशन टू गिव द नोटिस टू और द नॉन रिसिप्ट ऑफ द सच नोटिस बाय एनी मेंबर और अदर पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू सच नोटिस फॉर एनी मीटिंग शैल नॉट इनवैलिड द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। यहाँ पर सिंपल सा क्या बोला जा रहा है, आप लिख कर रखिएगा, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर कंपनी मान लीजिए नोटिस भेज दिया, ठीक है, बट यहाँ पर जो रिसीवर है यानी जो शेयर होल्डर है उसके पास कम्युनिकेट नहीं हो पाया, ठीक है, उसके पास कम्युनिकेट नहीं हो पाया, ठीक है। अगर कंपनी ऐसा डेलिबरेटली किया है, जानबूझ के किया है कि उसके पास कम्युनिकेट ना हो सके नोटिस, तो फिर यहाँ पर जो मीटिंग होगा वो इनवैलिड होगा। बट यहाँ पर अगर कंपनी ने गुड फेथ में अगर नोटिस भेजा है और नोटिस किसी वजह से, किसी इंसिडेंटल ओमिशन की वजह से नहीं पहुंचा उसके पास, तो फिर यहाँ पर कंपनी का गलती नहीं माना जाएगा और मीटिंग को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख कर रखिएगा अपने पास नीचे में, ठीक है। यहाँ पर आपका स्लाइड में सब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दोस्तों अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ा था वो सभी चीज पढ़ रहे थे हम एजीएम के बारे में, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल के मीटिंग के बारे में, यानी ईजीएम के बारे में, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसमें हम पढ़ेंगे ईजीएम के बारे में। ये बात करता है सेक्शन 100, ठीक है। इसके बारे में बात करता है सेक्शन 100 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनीज एक्ट 2013 जो है इसका 100 सेक्शन जो बात करता है वो बात करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो साल में एक बार होता है, क्योंकि उसका नाम से ही पता चल रहा है कि एनुअल है, ठीक है। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कभी भी हो सकता है, यानी साल के बीच में कभी भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है तो हमेशा तो एनुअल जनरल मीटिंग में ही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में एक ही बार होता है। तो यहाँ पर कंपनी को कभी कभी बार बार यहाँ पर कोई नया डिसीजन लेना है तो यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट करना पड़ता है और शेयर होल्डर को बुलाना पड़ता है ताकि हम कोई डिसीजन ले सकें, क्योंकि मेजोरिटी जो डिसीजन होता है कंपनी का वो शेयर होल्डर के यहाँ पर, शेयर होल्डर के मतलब यहाँ पर डिसीजन से ही लिया जाता है, यानी शेयर होल्डर उसमें वोट करेंगे तभी वो डिसीजन पास हो पाता है। मान लीजिए ऑर्डिनरी हुआ या स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ, ये सब रेजोल्यूशन जो है शेयर होल्डर जब वोट करेंगे तभी वो पास हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी डिसीजन कंपनी को लेना है, कोई भी एक्सपेंशन करना है कंपनी को, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है कंपनी को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पर कंपनी को क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पड़ता है, क्योंकि एजीएम तो साल में एक ही बार होता है। और मान लीजिए साल के बीच में हमें कोई डिसीजन लेना है तो फिर कैसे एजीएम कंडक्ट करेंगे? उस समय तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पे जितना भी हम लोग यहाँ पर प्लान को डिस्कस करेंगे, जितना भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो सब हमारा स्पेशल बिजनेस होगा। क्या होगा? स्पेशल बिजनेस होगा, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस जो था वो एनुअल जनरल मीटिंग में था, वो 4 जो हमने पढ़ा था 4, ठीक है। उन 4 के अलावा जितने होते हैं वो सभी स्पेशल बिजनेस होते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी जितने डिस्कशन होते हैं वो सारे स्पेशल बिजनेस होते हैं, ठीक है। बट हाँ, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो आइए उससे देख लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जनरल मीटिंग है उसे कंडक्ट कौन करता है।
यानी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है उसे कंडक्ट कौन करेगा, कौन इस मीटिंग को बुलाएगा। तो यहाँ पर 4 लोग इस मीटिंग को बुला सकते हैं। कितने लोग, 4 लोग मीटिंग को बुला सकते हैं। पहला बाई बोर्ड ऑन सुओ मोटो, यानी जो कंपनी के अंदर बोर्ड है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो रिलायंस कंपनी मान लीजिए है, तो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तो उस रिलायंस कंपनी का अगर एजीएम बुलाना होगा तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सुओ मोटो यानी अपने से खुद से वो बुला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। या फिर बाई बोर्ड ऑन रिक्विजिशन, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मीटिंग तो बोर्ड के द्वारा ही बुलाया जाएगा, बट यहाँ पर किसी के द्वारा यहाँ पर रिक्वेस्ट करने पर बुलाया जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर बोर्ड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बोर्ड आप क्या कीजिए, एक जनरल मीटिंग बुलाइए, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाइए। तो बोर्ड क्या करता है, सबको नोटिस देता है और यहाँ पर एक ईजीएम बुला लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा बुलाया जा रहा है, बट किसी के रिक्वेस्ट पे बुलाया जा रहा है, यानी कोई रिक्वेस्ट किया है बोर्ड को, तब यहाँ पर बोर्ड एनुअल जनरल मीटिंग बुला रहा है, ठीक है। इसका डिटेल देखेंगे अभी। फिर बात करते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर भी यहाँ पर खुद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। फिर बात करते हैं ट्रिब्यूनल का, तो यहाँ पर लास्ट में ट्रिब्यूनल भी बुला सकता है, ठीक है। अब आइए एक करके डिटेल समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बोर्ड कैसे बुलाता है। तो नॉर्मल जो प्रोसीजर है, यहाँ पर जो बोर्ड एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएगा, वो नॉर्मल प्रोसीजर से बुलाएगा। 21 दिन का नोटिस देगा, सेम चीज, और 23 दिन का नोटिस देगा अगर बाई पोस्ट अगर सेंड करना है तो, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर से बुलाएगा। बट यहाँ पर अगर मेंबर को बुलाना है, यानी अगर बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन बुलाना है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि क्या कीजिए, आप यहाँ पर एक जनरल मीटिंग बुलाइए। जनरल मीटिंग बुलाने का मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाइए, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें लगता है कि यहाँ पर कंपनी के लिए कुछ स्पेशल डिसीजन लेने के समय आ गया है और कुछ स्पेशल डिसीजन लेने की आवश्यकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और उनके रिक्वेस्ट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, यहाँ पर अप्लाई करता है, अप्लाई बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या करता है, मीटिंग को यहाँ पर कंडक्ट करता है, यानी मीटिंग बुलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि जो रिक्वेस्ट करने वाले हैं, रिक्वेस्ट करने वाले हैं कौन, और कौन रिक्वेस्ट कर सकता है, कौन यहाँ पर बोल सकता है कि आप मीटिंग बुलाइए किस कंपनी का। मान लीजिए रिलायंस कंपनी में कौन बोलेगा, कौन सा यहाँ पर शेयर होल्डर है, मेंबर है जो बोल सकता है यहाँ पर कि आप इस मीटिंग में, इस कंपनी में यहाँ पर ईजीएम बुलाइए बोर्ड को, कौन है। तो यहाँ पर वही देखने वाले हैं। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, यानी कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, तो होल्डर ऑफ 10% ऑफ द शेयर कैपिटल, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, यानी कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, तो होल्डर ऑफ 10% शेयर कैपिटल हैविंग अ वोटिंग राइट, यानी ऐसा यहाँ पर शेयर होल्डर जिसके पास 10% यहाँ पर वोटिंग राइट है कंपनी में, तो क्या कर सकता है, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि आप इस कंपनी का ईजीएम बुलाइए, ठीक है। और कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो 10% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट, यानी कंपनी का 10% ऑफ टोटल वोटिंग राइट अगर है किसी मेंबर के पास, तो भी यहाँ पर क्या कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस कंपनी के लिए यहाँ पर एक ईजीएम बुलाइए, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाइए, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल है, तो 10% ऑफ द शेयर कैपिटल, यानी जिस मेंबर के पास 10% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अगर रखा है वो, यानी 10% शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है अगर वो मेंबर, तो क्या कर सकता है, रिक्वेजिशन दे सकता है, यानी रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पर मीटिंग बुलाने के लिए, ठीक है। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो अगर कंपनी का 10% वोटिंग राइट अगर किसी मेंबर के पास है, तो मेंबर भी क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को कि आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाइए, ठीक है। और बोर्ड क्या करेगा, जब रिक्वेजिशन जाएगा बोर्ड के पास, यानी जो मेंबर जो एलिजिबल मेंबर होंगे वो जब रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए, तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड हैज टू कॉल द मीटिंग विद इन 21 डेज एंड कंडक्ट द मीटिंग विद इन 45 डेज, यानी जिस दिन रिक्वेस्ट आया यहाँ पर मेंबर की तरफ से, उसके यहाँ पर 21 दिनों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मीटिंग को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मीटिंग को कॉल करना पड़ेगा और 45 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मीटिंग को कंडक्ट भी करना पड़ेगा। कॉल करने का मतलब है कि नोटिस दे के काम कंप्लीट करो, उसके बाद 45 दिन के अंदर यहाँ पर मीटिंग भी खत्म करो करके, ठीक है। यानी यहाँ पर 21 दिन और 45 दिन का काम खत्म करो, और 45 दिन और 21 दिन दोनों ही काउंट हो रहा है कहां से, जहां से यहाँ पर जिस डेट पर यहाँ पर रिक्वेजिशन यहाँ पर रिसीव हुआ है बोर्ड के द्वारा, ठीक है। यानी मेंबर जिस दिन रिक्वेस्ट किया है बोर्ड को, वहां से काउंट हो रहा है 21 दिन और 45 दिन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए ये जो 21 दिन और 45 दिन का टाइम लिमिट है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर जो मीटिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वो हेल्ड करने में नाकामयाब रहा, ठीक है, यानी कामयाब नहीं रहा, ठीक है। दे आर अनेबल टू कंडक्ट द मीटिंग विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। तो उसके बाद क्या शेयर होल्डर क्या करेगा, खुद से शेयर होल्डर देमसेल्फ होल्ड द मीटिंग, ठीक है। शेयर होल्डर खुद ही मीटिंग बुलाना शुरू कर देगा, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट कॉल द मीटिंग विद इन 21 डेज और डिड नॉट कंडक्ट विद इन 45 डेज, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 45 दिनों के अंदर मीटिंग ना ही कंडक्ट किया और ना ही यहाँ पर मीटिंग को बुलाया,
तो यहाँ पर शेयर होल्डर कैन, यहाँ पर दिख रहा है आपको, शेयर होल्डर कैन कॉल एंड कंडक्ट द मीटिंग देमसेल्फ विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्वेजिशन। यानी जो रिक्वेस्ट जिस दिन किए थे ये लोग, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं ये लोग, खुद से अपना एक यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला लेंगे। लेकिन हाँ, जितने भी इसमें खर्चा आएगा वो सारा खर्चा यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। एक्सपेंस कंपनी विल रीइंबर्स द ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द मीटिंग। ठीक है, अब जितने भी एक्सपेंस है वो सारे एक्सपेंस का जो मीटिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हुआ है वो सारे एक्सपेंस कौन बियर करेगा, कंपनी बियर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा अभी। बट लास्ट केस यहाँ पर दोस्तों है यहाँ पर बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कब बुला सकता है, तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू कंडक्ट द मीटिंग। यहाँ पर इन सभी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में प्रैक्टिकेबल ही नहीं है मीटिंग को कंडक्ट करना है, तो फिर अपना ट्रिब्यूनल बुलाएगा और वो अपना एकदम अपना मतलब सियानागिरी करते हुए एकदम अपना मीटिंग बुलाएगा और यहाँ पर मीटिंग को कंडक्ट कराएगा। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी यहाँ पर कोई भी एबल नहीं है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, तो ठीक है, तो अगर कुछ भी प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर यहाँ पर मीटिंग बुलाया जाएगा बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इधर वाला। ठीक है, ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है, बाय बोर्ड एंड सो मोटो, बाय बोर्ड एंड रिक्वेजिशन। वो जो सेकंड वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और थर्ड वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस स्लाइड पे भी आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट में बताइए, आपके लिए स्पेशल वीडियो भी इस पे आ जाएगा इस टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पर अभी बात करते हैं यहाँ पर हम स्टेप फॉर होल्डिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जनरल मीटिंग है इसको होल्ड करने का यहाँ पर जो स्टेप है वो क्या है, ये स्टेप वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, द फ्लोइंग आर द स्टेप फॉर होल्डिंग एन ईजीएम अंडर द कंपनी एक्ट 2013 बाय द बोर्ड। स्टेप 1 क्या है, convene the board meeting after giving the notice to all director to discuss besides other the following matter, to propose the resolution to be passed at the extraordinary general meeting of shareholder, to fix date and time and place for convening the extraordinary general meeting of the company। यहाँ पर सिंपल सा क्या बोला जा रहा है, एक रेजोल्यूशन प्रपोज करो, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए पास करने के लिए, उसके बाद टाइम डेट फिक्स करो, ये सब हमने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, फिर दोबारा उसे प्रोसेस में बताया जा रहा है। ठीक है, फिक्स करो टाइम, डेट फिक्स करो, प्लेस फिक्स करो, ये सब फिक्स करके यहाँ पर कंफर्म करो। ठीक है, कहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपका कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है, नोटिस इशू करना पड़ता है। आप मान लीजिए यहाँ पर अपना नोटिस तैयार कर लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का डेट टाइम प्लेस फिक्स ये सब तैयार कर लिए। उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको, शेयर होल्डर को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको नोटिस इशू करना पड़ता है 21 दिन वाला। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इशू एंड डिस्पैच नोटिस इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय गिविंग एटलीस्ट 21 days क्लियर डेज इन सच अ मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड। The notice shall specify the place, day and hour of the meeting and shall contain the statement of the business to be transacted at the meeting and notice of meeting shall be given to the, ये भी हमको आपको पता होगा, मेंबर को जाएगा, फिर इंस्टॉलमेंट यहाँ पर ऑडिटर को जाएगा, फिर डायरेक्टर को जाएगा। अगर कोई इंसान मर गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, अगर यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है तो उसके साइनी को जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, स्टेप में बताया गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं यहाँ पर स्टेप 3 में, द मीटिंग कैन बी होल्ड एट शॉर्टर नोटिस। ये भी आपको पता होगा 95% अगर मेंबर यहाँ पर कंसेंट दे देते हैं तो यहाँ पर मीटिंग जो है शॉर्टर नोटिस में यहाँ पर कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर अटैचमेंट का। तो अटैचमेंट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप, अटैचमेंट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम यहाँ पर स्पेशल बिजनेस डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर अटैचमेंट देना पड़ता है। अटैचमेंट टू नोटिस, द स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस शैल कंटेन द नेचर ऑफ द कंसर्न और इंटरेस्ट। इसका मतलब थोड़ा सा आपको सिंपल में समझाते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए उसमें कुछ ऐसे डायरेक्टर होंगे, कुछ ऐसे केएमपी वाले होंगे, यानी की मैनेजरियल पर्सन होंगे, जिनका उस बिजनेस में कोई ना कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब जिस मैटर पे डिस्कशन होने वाला है उस मैटर में ही उनका कोई इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को यहाँ पर अटैचमेंट देकर यहाँ पर अटैचमेंट देकर उसमें बताना पड़ता है कि हमारे इस डायरेक्टर का इस यहाँ पर डिस्कशन में इतना इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कौन सा डायरेक्टर किस बिजनेस में इंटरेस्टेड है, किस डिसीजन में इंटरेस्टेड है, किस ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड है, वो चीज यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो कोई डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो या फिर कोई केएमपी का इंटरेस्ट हो या फिर उन दोनों में से किसी का भी हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप दे सकते हैं अटैच करके जो यहाँ पर जो शेयर होल्डर है उनको हेल्प करे इस स्टेटमेंट को समझने के लिए और इस बिजनेस को समझने के लिए, इस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए, इस डिस्कशन को समझने के लिए। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर शेयर होल्डर को हेल्प करता है यहाँ पर उस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 स्टेप होता है, आप इन 4 स्टेप फॉलो करके यहाँ पर कर सकते हैं, नोटिस को सर्व कर सकते हैं, मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ मिनट के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनना डिफिकल्ट है। अगर हाँ आपका सब्जेक्टिव पेपर रहता तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता था, बट यहाँ पर एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन बनेगा पता नहीं। बट हाँ, आपको इसका सेक्शन जरूर याद रखना है, सेक्शन 118 है, इसका सेक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मीटिंग को आपको हम ऊपर से बता देते हैं थोड़ा सा। या मीटिंग में क्या होता है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ मिनट बुक क्या होता है। मिनट बुक का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने ईजीएम के बारे में पढ़ा, हमने ईजीएम के बारे में पढ़ा। ठीक है,
तो वहाँ पर जितने भी डिस्कशन होते हैं मीटिंग में बैठकर, डायरेक्टर लोग शेयर होल्डर मिलकर जो डिस्कशन करते हैं, जो केएमपी होते हैं, जो ऑडिटर होते हैं, जितने लोग मिलकर सब डिस्कशन करते हैं, उन सभी डिस्कशन का यहाँ पर एक नोट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नोट बनाया जाता है। जैसे एग्जाम पेपर की तरह यहाँ पर आप अपने एग्जाम के बारे में लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर वहाँ पर भी एक इंसान बैठा हुआ है जो जनरली कंपनी सेक्रेटरी होता है, ठीक है। वो क्या करता है? यहाँ पर बनाता है नोट्स, नोट्स बनाता है, यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करता है कि हाँ ये डिसीजन इतना टाइम पे लिया गया, इतना डिसीजन इतना वोट से पास किया गया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ, ये सब चीज को अपना यहाँ पर एक नोटबुक में लिखता है। उसे हम मिनट बुक बोलते हैं, उसे हम मिनट बोलते हैं। मिनट का मतलब होता है किसी भी मिनट में किसी भी मीटिंग में जो भी डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में मिनट बुक में उतारना, उसके बारे में एक नोट में उतारना, उसे हम मिनट बुक बोलते हैं, ठीक है। तो मिनट बुक को जो यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। एक बुक है, उस बुक में हम क्या करते हैं? एक कॉपी है, उस कॉपी में हम जो भी डिस्कशन हो रहा है एनुअल जनरल मीटिंग पे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पे या फिर किसी क्रिएटर मीटिंग में, उसे हम क्या करते हैं? यहाँ पर मिनट बुक में लिख लेते हैं कि ये डिस्कशन हुआ, इतने वोट से पास हुआ वोट, इतना लोग इंटरेस्टेड थे, मतलब जितने भी उसका डिटेल होता है वो सब चीज मिनट बुक में लिखा जाता है, ठीक है। तो मिनट बुक इतना ही है, आप इसे एक बार पढ़िएगा अच्छे से, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ रेड लाइन दिए हुए, इसे आप देख लीजिएगा एक बार। जैसे कि यहाँ पर जो मिनट बुक है वो एक एविडेंस है कि यहाँ पर आपका जो मीटिंग है वो टाइमली कंडक्ट हुआ है, टाइम पे कंडक्ट हुआ है, और जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ पर सही तरीके से पास हुआ है, ठीक है। फिर इसको कंजिक्यूटिवली नंबर होना चाहिए, मतलब जो भी मिनट का पेज होता है, मान लीजिए 10-12 पेज का यहाँ पर मिनट बुक बन गया, तो हर पेज में एक एक नंबर होना चाहिए, पेज नंबर होना चाहिए, कंजिक्यूटिवली नंबर होना चाहिए, मतलब पहचान में आ सके कि इस पेज पे कौन सा यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, ठीक है। मिनट ऑफ मीटिंग इफ मेंटेन इन लूज लीफ फॉर्म, अगर यहाँ पर अलग अलग पेज में उसको लूज लीफ में अगर मेंटेन किया गया है तो उसे पीरियडिकली बाउंड कराना होता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसको रजिस्टर ऑफिस पे रखना पड़ता है, ठीक है। फिर साइन द लास्ट पेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड साइन द मिनट डिजिटली, ठीक है। जो चेयरमैन होता है यहाँ पर मीटिंग का, वो क्या करता है? यहाँ पर मिनट बुक को साइन करना पड़ता है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। तो मिनट बुक का साइन होना भी जरूरी है। कौन साइन करता है? चेयरमैन साइन करता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। मिनट बुक shall be preserved permanently and kept in the custody of company secretary of the company or any director duly authorized by the board। यहाँ पर देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? मिनट बुक shall be preserved, प्रिजर्व मतलब रखा जाएगा परमानेंटली, यानी जो मिनट बुक होगा जिसपे हम सब चीज लिख कर रखे हैं वो क्या होगा? परमानेंटली प्रिजर्व होगा, यानी हमेशा हमेशा के लिए उसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा। एंड उसका कस्टडी में किसका रखा जाएगा? तो कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में रखा जाएगा, ठीक है, और किसी दूसरे डायरेक्टर के कस्टडी में रखा जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी अगर है आपके कंपनी में तो कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में रहेगा, यानी सीएस के कस्टडी में रहेगा। अगर सीएस नहीं है आपके कंपनी में तो किसी डायरेक्टर के कस्टडी में रहेगा, ठीक है। डायरेक्टर के कस्टडी का मतलब होता है यहाँ पर उसके हाथ में रहेगा, उसके यहाँ पर मतलब उसके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो सिंपल से इसका मतलब यही हुआ। ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे एक बार रीड कीजिएगा, पूरा आप सॉर्ट आउट कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। इस स्लाइड में भी हम पनिशमेंट देखेंगे। पनिशमेंट में आपको बताने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, पनिशमेंट में आपको याद करना पड़ता है। तो पनिशमेंट आप नॉर्मली यहाँ पर याद कर सकते हैं कि अगर पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मिनट बुक, जो हमने मिनट बुक के बारे में ऊपर में पढ़ा, अगर इससे कंप्लाई नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था कि साइन करना है चेयरमैन के द्वारा, यहाँ पर प्रिजर्व करना है, ये सब चीज नहीं करते हैं, ये सब चीज को फॉलो नहीं करते हैं आप, तो यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। पेनल्टी होगा 25,000 का, ठीक है। और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुई डिफॉल्ट इन सर्व लायबल पेनल्टी होगा 5,000 का, यानी कंपनी का अगर डिफॉल्ट है तो कंपनी के ऊपर 25,000 का यहाँ पर क्या होगा? पेनल्टी होगा। और वही कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट अगर पकड़ाता है, यानी कोई ऑफिसर पकड़ाता है उसमें डिफॉल्ट करते हुए, तो उस पर 5,000 का पेनल्टी लगेगा, ठीक है। आप पेनल्टी पढ़ लीजिएगा अपने से। पेनल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं है, बट एग्जाम में एमसीक्यू में कभी पूछ लेते हैं वो लोग, बट आपसे पढ़ लीजिएगा। पेनल्टी में कुछ भी नहीं है, पेनल्टी में कुछ समझाने वाला है नहीं, इसी पे अमाउंट दिया हुआ है कि इतना पेनल्टी लगेगा बस, तो समझाने का कोई बात ही नहीं आता है, तो आपको पढ़ लेना है पेनल्टी अच्छे से। फिर बात करते हैं बोर्ड मीटिंग। हमने तो अभी तक यहाँ पर जनरल मीटिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो था इस मीटिंग में सभी लोग शेयर होल्डर आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग का। इसमें सिर्फ आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा। क्या होगा इसमें? सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा। जैसे कि आपको हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिखाया भी था आपको कि कितने लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। उसमें आपको मुकेश अंबानी थे, नीता अंबानी थी और एक मित्तल साहब थे, तो ठीक है, ये लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे। तो इन लोग का भी मीटिंग होता है अपना। तो इन लोग का कब का मीटिंग होता है, मीटिंग का क्या रूल होता है, यही समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको आइए इसके बारे में भी बता देते हैं। तो चलिए और देखते हैं, यहाँ पर 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, इसको देख के कंप्लीट करते हैं इसे। सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग जो है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि पहला एजीएम जो था वो यहाँ पर 9 महीने के अंदर अंदर हेल्ड करना था, तो उसी तरह यहाँ पर जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है कंपनी का, वो यहाँ पर 30 दिनों के अंदर इनको यहाँ पर हेल्ड करना पड़ता है। मतलब जो पहला बोर्ड मीटिंग होगा कंपनी का, वो यहाँ पर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। वहां पर क्या था? फ्रॉम द रेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन, यानी जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 30 दिनों के अंदर अंदर पहला बोर्ड मीटिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए? कंडक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। पहला बोर्ड मीटिंग जो कंडक्ट होना चाहिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे हाईलाइट करके बता दे रहे हैं, ठीक है।
आपको 30 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर कंडक्ट करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। फिर सब्सिक्वेंटली जो अगला मीटिंग होगा वो कैसे हेल्ड होगा, ये सब देख लेते हैं। वन मीटिंग इन एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में आपको एक मीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी कंपनी है यहाँ पर, जैसे कि दो तरह से यहाँ पर कंपनी को हम कैटेगराइज किए हैं, एक ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। एक तरफ है ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, और एक तरफ है इन कंपनी के अलावा जितने भी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए यहाँ पर क्या है मीटिंग का रूल, ठीक है। पहला मीटिंग तो सबको करना है 30 दिनों के अंदर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, ठीक है। लेकिन जो सब्सिक्वेंट मीटिंग है वो क्या करना है यहाँ पर, वन मीटिंग इन एवरी हाफ ईयर, हर हाफ ईयर में एक मीटिंग करना है। मिनिमम गैप जो होगा 90 दिन का होगा 2 मीटिंग के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसमें हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वन मीटिंग इन एवरी हाफ ईयर, हर हाफ ईयर में यानी हर 6 महीना पे एक मीटिंग होना चाहिए। और जो मिनिमम गैप होगा वो बिटवीन द टू मीटिंग वो 90 डेज का होगा, ठीक है। यानी जो मिनिमम गैप होगा 2 मीटिंग के बीच में वो 90 दिन के मीटिंग के बीच में गैप होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल 2 मीटिंग होगा एक साल में, 6 महीना पे एक मीटिंग और 6 महीना पे एक मीटिंग, तो टोटल 2 मीटिंग होगा। किस केस में, ओपीसी के केस में, स्मॉल कंपनी के केस में, डोरमेंट कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में, ठीक है। और मिनिमम गैप जो होगा 2 मीटिंग के बीच में 90 दिनों का गैप होगा। तो आपको ये चीज याद रखना है इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं इन चारों कंपनी के अलावा कोई दूसरा कंपनी है, मान लीजिए पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो इन सब कंपनी में जो मीटिंग होगा वन मीटिंग इन एवरी क्वार्टर, क्या होगा, वन मीटिंग इन एवरी क्वार्टर, ठीक है। मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज बिटवीन टू मीटिंग, यहाँ पर मैक्सिमम गैप दिया गया है कि कम से कम मैक्सिमम जो गैप होगा, ज्यादा से ज्यादा जो गैप होगा वो 120 दिन का गैप होगा, कितने मीटिंग में, 2 मीटिंग के बीच में। बट यहाँ पर जो ओपीसी स्मॉल और डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी के केस में यहाँ पर जो मिनिमम गैप था वो 90 डेज का था, बट यहाँ पर मैक्सिमम गैप है 120 दिन का 2 मीटिंग के बीच में। लेकिन यहाँ पर वन मीटिंग इन एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर में एक मीटिंग होना चाहिए। यानी देखा जाए तो पूरे साल में 4 मीटिंग होना चाहिए। एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, ठीक है। तो 4 क्वार्टर में 4 मीटिंग, यानी हर क्वार्टर में एक मीटिंग, ठीक है। तो आपको इस डेटा को ध्यान रखना है क्योंकि इस डेटा से सीधे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो इसमें बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस होता है 7 दिन में जाता है, वहां पर हम लोग देखे थे 21 दिन में जाता था, यहाँ पर हम देखेंगे 7 दिन में जाएगा, ठीक है। मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall be called by giving not less than 7 days notice in writing to every director at his address registered with the company, and such notice shall be sent by hand delivery or by post or by electronic means, ठीक है। 2 days extra if notice sent through the poster courier। अगर जैसे कि वहां पर भी 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा था, अगर नोटिस को सेंड किया जा रहा है कुरियर के द्वारा या फिर पोस्ट के द्वारा, ठीक है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। जनरली 7 डेज का नोटिस जाता है। नोटिस जाता है कहां पर, उसका रजिस्टर एड्रेस पे, डायरेक्टर के रजिस्टर एड्रेस पे, जो रजिस्टर एड्रेस यहाँ पर कंपनी के डॉक्यूमेंट में यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ए, बी और सी, और लास्ट कंसेप्ट यहाँ पर बच रहा है। लास्ट कंसेप्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सी और डी, ठीक है। इसी पॉइंट को हम समझने वाले हैं, इसके बाद हमारा यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पूरा टॉपिक मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बी कॉल्ड बाय शॉर्टर नोटिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन। जो हमने शॉर्टर नोटिस का उस समय से बात कर रहे थे, तो शॉर्टर नोटिस का जो मीटिंग है वो किस कंडीशन से यहाँ पर मतलब हो सकता है, मतलब शॉर्टर नोटिस का जो मीटिंग है वो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के केस में, यानी बोर्ड मीटिंग के केस में, हमने जो जनरल मीटिंग के केस में क्या पढ़ा था कि शॉर्टर नोटिस जो है वो 95% अगर कंसेंट मिल जाता है शेयर होल्डर का, तो शॉर्टर नोटिस पे यहाँ पर क्या होगा, मीटिंग को हेल्ड किया जा सकता है। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग होता है, इसमें जो आपका यहाँ पर शॉर्टर नोटिस का बात है, इसका कुछ कंडीशन अलग होता है। क्या होता है, कंडीशन अलग होता है। यहाँ पर आपको मीटिंग शॉर्टर नोटिस पर बुलाना है तो आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बी कॉल्ड बाय शॉर्टर नोटिस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या है, इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आवश्यकता है, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आवश्यकता है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंस होना जरूरी है, यानी उस मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाए, ठीक है। इन केस ऑफ ऑब्सेंस, डिसीजन टेकन एट सच मीटिंग शैल बी सर्कुलेट टू ऑल डायरेक्टर and shall be final only on ratification thereof by at least 1 independent director। यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए आपका कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आवश्यकता है तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर मीटिंग में आ जाता है तो आप नोटिस को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शॉर्टर नोटिस पे बुला सकते हैं मीटिंग को, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो ऑप्शन है मीटिंग में नहीं आ पा रहा है, तो डिसीजन टेकन एट सच मीटिंग शैल बी सर्कुलेट टू ऑल डायरेक्टर। जो डिसीजन लिया गया मीटिंग पे वो क्या किया जाएगा, सभी डायरेक्टर को सर्कुलेट कर दिया जाएगा, सभी डायरेक्टर को क्या किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा। एंड शैल बी फाइनलाइज ओनली ऑन रेटिफिकेशन देयरऑफ बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और उसमें से कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी उसे रेटिफाई कर देता है तो फिर मेरा यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, ठीक है।
इफ कंपनी डज नॉट रिक्वायर टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की आवश्यकता नहीं है, देन मीटिंग कैन बी कॉल्ड एट द शॉर्टर नोटिस विदाउट एनी कंडीशन टू बी कंप्लाइड विद। यानी ऊपर का कंडीशन सेटिस्फाई करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आवश्यकता नहीं है आपके कंपनी में, तो फिर बिना आप कंप्लाई किए हुए भी आप शॉर्टर नोटिस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो तो पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। क्वोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग ये देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है मेरा यहाँ पर, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच इज हायर हमारा क्वोरम होगा। यानी जो मीटिंग में आएगा, जो भी यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मीटिंग में आएगा, तो उतने डायरेक्टर में से कितने डायरेक्टर यहाँ पर कंपलसरी होंगे कि यहाँ पर उनको जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मीटिंग यहाँ पर क्या होगा, कन्वेन नहीं होगा, यानी कंडक्ट नहीं हो पाएगा। मतलब सिंपल सा बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके कंपनी में यहाँ पर 10 डायरेक्टर हैं, ठीक है, 10 डायरेक्टर हैं, तो कम से कम 10 डायरेक्टर का 1/3 डायरेक्टर या फिर 2 डायरेक्टर इसमें से जो हायर हैं, कम से कम वो मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके आपका मीटिंग सफल होगा, तब जाके आपका क्वोरम प्रेजेंट होगा। ठीक है, वेयर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड could not be held for want of the quorum, the meeting shall automatically adjourn to the same time same place at the next week। ठीक है, इसका मतलब समझ आया। अगर आपके मीटिंग में क्वोरम अगर पूरा नहीं होता है, 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर नहीं हो पाते हैं, तो मीटिंग को क्या किया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा, अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस पे क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपको एडजर्न कर दिया जाएगा। बट जो अगला सेम टाइम सेम वीक होगा, सेम डे होगा, वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अगर नेशनल हॉलीडे है तो फिर उसका सक्सीडिंग डे पे यहाँ पर हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस बिलो द quorum, then the remaining डायरेक्टर में होल्ड द मीटिंग फॉर द फॉलोइंग पर्पज। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए जो आपका रिमेनिंग डायरेक्टर बचे हुए हैं वो क्वोरम से भी आपका नीचे हैं, यानी इफ नंबर ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस बिलो द क्वोरम, यानी जो डायरेक्टर हैं वो क्वोरम से भी नीचे हैं, रिमेनिंग डायरेक्टर जो बचे हैं वो क्वोरम से भी कम है। ठीक है, तो वो खुद क्या कर सकते हैं, मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं, और उसमें यहाँ पर क्या करेंगे, एक जनरल मीटिंग बुला लेंगे, और जनरल मीटिंग बुला के डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे और क्वोरम से ऊपर कर लेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर 2 डिसीजन ले सकते हैं, तो आपके लिए अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक जो है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है, ये जो हम लोग का प्रोफेशनल में पढ़ाया जाता है, CS में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल का टॉपिक है, ऐसे भी देखा जाए तो CA में नहीं है, CS में है। ठीक है, क्वोरम इन केस ऑफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर। क्वोरम क्या होता है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर। कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कोई इंटरेस्टेड है, अगर बोर्ड मीटिंग हो रहा है, उस बोर्ड मीटिंग में कोई अगर यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इंटरेस्टेड है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब इस केस में सिंपल सा क्या होगा यहाँ पर कि आपका अगर 2/3 डायरेक्टर अगर इंटरेस्टेड है, तो जो रिमेनिंग डायरेक्टर है, और जो रिमेनिंग डायरेक्टर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वोरम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि रिवीजन में इसे समझाना आसान नहीं है। हाँ, अगर आप कमेंट में बताते हैं तो इसका हम डिटेल वीडियो आपको डाल देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है इस चैप्टर, ये पूरा चैप्टर। तो यहाँ पर आप इस चैप्टर को कंप्लीट किए तुरंत के तुरंत अभी देख के वीडियो इसे हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर वीडियो का अंत करते हैं।